हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको ज्योग्राफी के बिहार में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी और एक्सप्लेनेशन के साथ। आप है ना, आपका एग्ज़ाम 10 जून या 11 जून को होगा और टाइम इतना नहीं है आपके पास। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखिए। अगर आपने एक्सप्लेनेशन ध्यान से पढ़ लिया और याद रह गया आपको, तो एक भी क्वेश्चन आप वहाँ पे कोई गलत नहीं करके आओगे, क्योंकि इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखनी है। देखिए आप, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आप व्याख्या, अगर आपको ये क्वेश्चन ना आया भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से, ये हूबहू नहीं, मतलब यही का यही नहीं आया, तो एक्सप्लेनेशन से आपका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये पेपर 2 में आया हुआ है, मतलब कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये बिहार में। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भूकंप में तरंगों के धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी के अध्ययन में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन एक कारगर उपाय है, जिसे स्थानीय लोगों कोष्ठक में मुख्यतः जनजाति व पहाड़ी वासियों द्वारा अपनाया जाता है। जब भूकंप के दौरान मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, इसे पी तरंगे भी कहा जाता है। यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है और एक्स तरंगों की तुलना में पी तरंगी 66% अधिक तीव्र होती है। द्वितीय अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, इन्हें एस तरंगे भी कहा जाता है। ये केवल ठोस माध्यम में ही विचरण करती हैं। धरातलीय तरंगे, इन्हें एल तरंगे भी कहा जाता है। ये सबसे अधिक प्रभावशील होती है और सबसे लंबा मार्ग तय करती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है। तो इसमें आपको बताना है कि अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है कौन सा। तो इसमें अर्जेंटीना है, चिली है, वेनेजुएला। उपरोक्त में से अधिक, तो इसका आंसर ना तो अर्जेंटीना चिली है, इसका आंसर होगा वेनेजुएला। तो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप व्याख्या। अमेजन नदी बेसिन के हिस्से देखिए आप किस किस में, कौन कौन से देश में, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में। अमेजन नदी विश्व की सर्वाधिक विस्तृत व द्वितीय सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत से निकलकर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू, ब्राजील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के जल ग्रहण क्षेत्र से प्रभावित होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति
की को दर्शाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पनामा नहर अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर मानव निर्मित एक जलमार्ग है। यह पनामा देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? समताप मंडल का, क्षोभ मंडल का, मध्य मंडल का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मध्य मंडल का। तो क्या होगा? मध्य मंडल का। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, वायुमंडल में कई गैसों का सांद्रण पाया जाता है। यह सांद्रण भिन्न भिन्न ऊंचाई पर अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पर मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं। इसका तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 10-50 किलोमीटर तक होती है। यहाँ का तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 85 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल तथा बहिर्मंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, मध्य। इसका आंसर यही होगा ए। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रम से क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, ताप मंडल या आयन मंडल, इनोस्फीयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम में ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन व हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसमें से हमेशा आता है हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तरी उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता या चलती है? पश्चिमी विक्षोभ, काला बैसाखी, मानसून से पहले की वर्षा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए, पश्चिमी विक्षोभ कहते किसे हैं? देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो एक निम्न दबाव का क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है। तो कहाँ है उत्पत्ति स्थल? ऊपर पढ़ा था हमने उस क्वेश्चन में। तो अगला देखिए, तो इसका आंसर होगा एशिया माइनर नहीं, पश्चिमी एशिया नहीं, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा सी।
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला तूफान है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों में शीत ऋतु में बारिश लाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात लाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अनाज छादन के, उन्नयन के और अपक्षय के। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अपक्षय से। तो ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, मिट्टी का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया से होता है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है कौन? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश है अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। अगला कोई एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम और गैलियम ये उत्पादक देश है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्यूमीनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एक अवसादी चट्टान है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? नवीकरणीय, जैविक, गैर नवीकरणीय। तो इसका आंसर होगा सी, गैर नवीकरणीय। अब देखिए आप, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो गैर नवीकरणीय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग इसकी। देखिए, जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। जो संसाधन निरंतर उपयोग के बाद समाप्त हो सकते हैं, वे गैर नवीकरणीय कहलाते हैं। ये पृथ्वी पर में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इनका उपयोग स्थायी रूप से नहीं किया जा सकता। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, खनिज आदि। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और एल्यूमिना, सिलिका और निकल, सिलिका और मैग्नीशियम। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सिलिका और मैग्नीशियम। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, किसी महासागर के ऊपरी परत को ही महासागरीय पर्पटी कहते हैं। महासागरीय पर्पटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें कायांतरित चट्टानों का अभाव है। इसके विपरीत महाद्वीप भूपर्पटी में लावा, राख, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व कायांतरित चट्टानों की प्रधानता है। इस पर्पटी की मोटाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी,
बढ़ता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात बढ़ता है। विभिन्न देशों की जनसंख्या की तुलना में सामान्यतः उन देशों के जनसंख्या के घनत्व के अनुपात के रूप में की जाती है। इस विधि में मनुष्य और भूमि के अनुपात को ध्यान में रखते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस तरीके में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के वितरण को देश के क्षेत्रफल में समान रूप से वितरित मानते हुए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या समाहित होती है के अनुसार गणना की जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा अभिप्राय है चाय का, कपास का, पटसन का, तो इसका आंसर होगा पटसन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। देखिए, सुनहरा रेशा का अभिप्राय पटसन से है। सबसे सस्ता प्राकृतिक रेशा होने के कारण जूट को सुनहरे रेशे के अभिहित किया जाता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। देखिए अगला क्वेश्चन, बालूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। किज, सी, कलांग, कलूर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, किज सी। बालूचिस्तान में चलवासी का तंबू किज सी कहलाता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, बालूचिस्तान में चलवासी का तंबू किजसी कहलाता है। खाना बदोश के रूप में उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। चीना, बांग्लादेश, मिल्पा, रोडेशिया, जिम्बाब्वे, लद्दाख, मलेशिया, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी, लद्दाख, मलेशिया। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग के स्थानांतरणशील अथवा झूमिंग कृषि को मलेशिया और जावा में लद्दाख नाम से जाना जाता है। इसे श्रीलंका में चेना, मैक्सिको में मिल्पा और कोनून या कोमिले में थाईलैंड, तमराई म्यांमार में और तुंग्या कांगो में मसूने आदि नाम से जाना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को निम्नलिखित रूप से बुलाया जाता है। वेवर या दहियार बुंदेलखंड में, दीपा बस्तर जिले में, बत्रा दक्षिण पूर्व राजस्थान में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहलाता है? देखिए, गली कटाव, शीत क्षरण, वनों की कटाई, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, गली कटाव। अब देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग। देखिए, जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उस गहरे चैनल को गली कटाव या अवनलिका अपर्दन कहते हैं। जिन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मृदा अपर्दन के प्रमुख चरण बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, धारा चैनल अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, गली कटाव से प्रभावित 4 वृहद क्षेत्र पंजाब में शिवालिक क्षेत्र, चंबल यमुना दोआब, छोटा नागपुर प्रदेश व राजमहल पहाड़ी क्षेत्र गुजरात में खंभात की घाटी क्षेत्र। क्वेश्चन देखिए आप।
निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है किससे? भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोग। ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को निक्षालन कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले सन स्तर में चले जाते हैं, जो पौधों की जड़ों को प्राप्त नहीं हो जाते। इस तरह के क्षेत्रों में लेटराइट मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेटराइट मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, कृतियाँ बनती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा सी, बर्फ द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए स्टेलेक्टाइट कंदराओं में चूने युक्त जल के टपकने से कंदरा छत के सहारे चूने के जमाव से उल्टे स्तंभ रूपी संरचना का निर्माण होता है, तो उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। स्टेलेगमाइट कंदराओं की छत से फर्श पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से निर्मित स्तंभ रूपी संरचना स्टेलेगमाइट कहलाती है। जब कभी स्टेलेगमाइटाइट व स्टेलेगमाइट आपस में मिल जाती है तो उसे संरचना को कंदरा स्तंभ कहती हैं। रोहतास, पठार, कुटुम, सर, गुफा, चित्रकूट आदि में ये कंदराएं पाई जाती हैं। सॉरी, इसका आंसर ई होगा, उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखो ये सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची खोजकर्ता और जन्म स्थान। तो देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? तो इटली में जन्म स्थान है। और खोजकर्ता तो यहाँ पे सर फ्रांसिस ड्रेक, जैक्स कार्टियर का फ्रांस में। तो आप देख सकते हो सर फ्रांसिस ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम में और फर्डिनेंड मैगलन का पुर्तगाल में। अब देखिए इसका ए का 2, देखिए ए का 3 और बी का 4। तो इसमें देखिए ए का 3 और सी में भी बी का 4, ये तो दोनों हो गए। ए का 3 इसमें ये तो ये नहीं होगा क्योंकि ए का 3 है, ये दोनों में से नहीं होगा, इनमें से होगा। तो उसका सी का कितना था हमारा? सी का 2, तो इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली, जैक्स कार्टियर फ्रांस, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम, फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? चिली में, नेपाल में, जर्मनी में, म्यांमार में। तो म्यांमार में मनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। देखिए थांडी ग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव म्यांमार में मनाया जाता है। थांडी ग्यूट महोत्सव को म्यांमार का प्रकाश महोत्सव भी कहा जाता है। म्यांमार में लोग हर साल पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो निम्न स्खलन, सबडक्शन, भूकंप, समुद्र तल का फैलाव, संवहन। तो इसका आंसर होगा सी, समुद्र तल का फैलाव। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक्सप्लेनेशन देखिए आप।
देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव। सामान्य स्थिति में समुद्री तल का फैलाव महाद्वीपीय भूमि में दरार के रूप में शुरू होता है। 1960 के दशक के शुरुआत में भूविज्ञानी हैरी हेस ने समुद्र तल के फैलाव की परिकल्पना को रखा, जिसमें मध्य सागर की चोटियों पर बेसाल्टिक मैग्मा से समुद्र तरल का निर्माण शामिल था। कटक के हर तरफ समुद्र तल कटक गहरे समुद्र की खाइयों की ओर बढ़ता है, जिससे वह जलमग्न हो जाता है। जब जल यहाँ से गहरे समुद्र की तरफ चल जाता है तो यहाँ नई परत का निर्माण होता है। चूंकि यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे नई परत बनती रहती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।